गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो आज इसमें अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में नीतू मैम आके आप लोगों को एड्रेस करेंगी। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे, एक तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू क्रैक द एनटीपीसी एग्ज़ाम, और आपको सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होगी सब लोगों की कि कैसे जो उनको सेलेक्ट करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ जनरल इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप लोग नहीं देख पाते, उनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या है कि आप लोग पहले फॉर्म तो भर लेते हैं किसी दोस्तों से पूछ के कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, बट मेन थिंग इज हाउ टू सेलेक्ट द जोन, है ना। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसे अभी मैम 5 मिनट में लाइव होंगी हर सेंटर के लिए। तो 5 मिनट बाद मैम आएंगी, आप लोगों को पूरा ब्रीफ किया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने पास लिख के रख सकते हैं अभी से। जो भी आपको क्वेरीज हैं अपने नोट करके रखिए और अपना पेन कॉपी में लिखते रहिएगा। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो तो सेशन के बाद में लाइव इंटरेक्शन नीतू मैम के थ्रू होगा आप लोगों का। तो बस 5 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, मैम बस 5 मिनट में लाइव होंगी आपके सामने। देखो, हम लोग आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और ये एनटीपीसी का मतलब यहाँ पे नॉन टेक्निकल क्या है, ये पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का मतलब है जो अभी हाल में आरआरबी का जेई आरआरबी का एग्जाम होता, जो टेक का आ रहा था ना, वो टेक्निकल से अलग है। टेक्निकल का अलग था, वो हमारा केडी टेक ले रहा है, ये हम लोग नॉन टेक केडी कैंपस लेते हैं। और ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में है, सबसे अच्छी बात इसमें लड़कों के लिए ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं है ना। लड़कों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश नहीं है। फैन बंद कर दो, आवाज हो रही है फैन की। इसमें आपका रीजनिंग है, मैथ्स है और जनरल स्टडीज है। अब ये याद रखना, जनरल स्टडीज की बात कर रही हूं मैं, जनरल स्टडीज की बात कर रही हूं। अगर मैं आरआरबी का वो टेक वाला देख लो ना, तो टेक में 30 मार्क्स जनरल साइंस का था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो पूरे कंप्लीट जनरल स्टडीज से बेस्ड होंगे। आप ध्यान दो, अगर हम इसको देखें तो ये सीबीटी 1 है। सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन है, यानी कि जितने भी आप प्रेफरेंस भरोगे, भी प्रेफरेंस में बाद में आएंगे, सबके लिए कॉमन है। इसमें आप जो जनरल स्टडीज है, जिसको जनरल अवेयरनेस लिखा गया है यहाँ पे, हालांकि जनरल अवेयरनेस हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीओ में जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं जो करंट अफेयर्स होता है, हम ये जानते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग 30 मार्क्स का है और मैथ्स 40 मार्क्स का है। सॉरी, मैथ्स 30 मार्क्स का है, क्योंकि ये एक काम करो, चलो छोड़ो, मैं ऑफ ही कर दे रही हूं, ये सिग्नल पकड़ता है। देखो, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज पूरा मिला के आपको 100 क्वेश्चन दे रहा है सीबीटी 1 में, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा सीबीटी 1 में। लेकिन अगर हम इसी में चले जाए सीबीटी 2 में, जो मैं आपको बता दूंगी कि क्या रहेगा आपका सीबीटी 2, उसमें अगर जाओगे तो सीबीटी 2 में ये 10 मार्क्स बढ़ के 50 हो रहा है, ये 5 मार्क्स बढ़ के 35 हो रहा है, और ये भी 5 मार्क्स बढ़ के 35 हो रहा है। यानी क्वेश्चन कितने बढ़ गए? 20, यानी 120। लेकिन आपको पता है दोनों के लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है। 90 मिनट्स में ही आपको दोनों क्वेश्चन दोनों कंप्लीट करना है। दिस मीन्स आप खुद सोचो कि क्या चेक करना चाह रहा है। आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी तो चेक करना चाह ही रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला चीज तो यही पता चल रहा है कि अगर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 देख लो तो स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट करना चाह रहा है आपका। लेकिन इसके अलावा आप जब सीबीटी 2 दोगे
तो अलग अलग लेवल का अलग अलग सीबीटी होगा। अब सबसे पहले ध्यान दो कि हम लोग को इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है जो आप एसएससी में नहीं पढ़े हो। ध्यान रखना, जनरल स्टडीज सब कुछ सेम है, लेकिन आप एसएससी में जब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे ही फोकस करते हो, आप जनरल स्टडीज को भूल के चलते हो। जनरल स्टडीज का आज हमने 8 से 11 इसलिए बैच शुरू किया मुखर्जी नगर में कि कम से कम आप जनरल स्टडीज को फोकस करके चल लो। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो बहुत डिस्काउंटेड रेट में आप जनरल स्टडीज में एडमिशन ले लोगे। चलो इसको छोड़ो, अब आ जाओ रीजनिंग और मैथ्स की बात करें। अब रीजनिंग में आओ, जो रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो ध्यान रखना। आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ना है जो आप पढ़ते हो पीओ में, ठीक है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर बता रही हूं आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। डेटा सफिशिएंसी पढ़ना है जो आप नहीं पढ़ते हो एसएससी में, और पजल, हाई लेवल पजल तक हम लोग जाते हैं पीओ में, एसएससी में नहीं पढ़ते। डेटा सफिशिएंसी बहुत मिनिमम लेवल का एक दो बार क्वेश्चंस आपको दिखता है एसएससी में, पजल के कोई क्वेश्चंस नहीं दिखते। उसके बाद देख लो जरा ध्यान से, एक रीजनिंग में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसका अभी हम लोग आपको अलग से बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं मिलेगा, आपको किसी में नहीं मिलेगा, ना ही पीओ में है ना ही एसएससी में। और मैथ्स से रिलेटेड अगर बात करें तो मैथ्स में आ जाओ जो एक एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, ये है जो आप एसएससी वगैरह में नहीं पढ़ते हो, इसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ जो हो गया, वो आप देखोगे एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हम लोग मैथ्स में करेंगे। यानी कि देखा जाए तो ये आपका एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम एसएससी, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम एसएससी। रीजनिंग और मैथ्स में, जनरल स्टडीज में आज सच कुछ है ही नहीं कि जो आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, जो एसएससी में पढ़ रहे हो, हमारे साथ जो पढ़ रहे हो। बेसिकली मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि जनरल स्टडीज को थोड़ा सा अब आप लोग ध्यान से करना, और जैसा रेलवे में क्वेश्चंस आता रहा, जैसा आएगा उसको हम लोग फोकस करके अब करवाएंगे। सो दिस इज रिलेटेड टू जो हमारा सीबीटी 1 है और सीबीटी 2 के बीच का डिफरेंस। अब देखो, अब उतार लिया इतना, ये तो फिर सीधा खाली क्लिक कर लेना। जल्दी आके बैठिए, जल्दी फटाफट बोल दो ना आने के लिए, क्यों रोक रहा है कहीं पर। हाँ लीव इट, अभी रुको भी, आने दो, ऐसे लेट हो चुके हैं। सो रीजनिंग में ये 4 चैप्टर एक्स्ट्रा है, और मैथ्स में ये आपको एक्स्ट्रा दिखेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो एसएससी में नहीं था लेकिन इसमें है। जल्दी बैठो, बहुत फटाफट बैठो। जल्दी बैठिए, जल्दी। बहुत पहले से सुने बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, आ रही है, आ रही है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ फंसी है, मैंने शुरू कर दिया इसीलिए। बस खाली आप लोग जल्दी फटाफट क्लिक कर लो, इसको पिक को क्लिक कर लो बस। इसमें जो मैंने बताया कि सेम टाइम है,
लेकिन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके स्पीड को ही चेक करने के लिए नहीं। अब और क्या चेक करेगा, आप ध्यान से देखना। देखो, आपने CBT 1 देना है, कॉमन है, सबके लिए है, लेकिन CBT 2 में बात नहीं करो। CBT 2 में आपको ये चेक करना है कि आप ग्रेजुएट हो कि आप 12th पास हो, और उस पर डिपेंड करेगा आपका कि आप जो CBT 2 दोगे उसमें आप किस लेवल तक का दे सकते हो। आप देख लो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसके बाद आपको एक बार अपना मेडिकल एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। आपको पता है आई साइट वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें, तो वो मैं आपको डिटेल में डिस्कशन कर दूंगी कि किस में क्या मेडिकल मांग रहा है। CBT देने के बाद अलग अलग दिन पर CBT 2 होगा, वो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग होगा। अब मान लो कि जिस दिन CBT 4 है उस दिन बाई चांस मैं बीमार पड़ गई, नहीं जा पाई, या एग्जाम खराब हो गया लेवल 4 वाले में, तो ऐसा नहीं कि लेवल 5 और लेवल 6 में हमको छाड़ दिया जाएगा। जिस लेवल में मैं फेल हो रही हूँ या जिस लेवल में मैं एब्सेंट हो जा रही हूँ उसमें हमें अलाउड नहीं होगा, मतलब उसमें मैंने पास नहीं किया, बट आई विल बी एलिजिबल फॉर अदर लेवल्स जिसमें मैंने एग्जाम दिया है और मैंने अच्छा स्कोर किया है। अब सिलेबस सेम है, क्या किया, क्वेश्चंस बढ़ा दिया, यानी कि एक तो स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी बात है आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है स्पीड के साथ, और एक चीज और कि लेवल CBT 2 अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल का जो लेवल होगा वो एग्जाम अलग होगा, उसका आसान पेपर होगा, और जो स्टेशन मास्टर का पेपर होगा वो टफेस्ट लेवल का होगा। सिलेबस सेम है लेकिन अलग अलग लेवल का होगा। तो हम लोग को क्या करना है ना, हमें CBT 1 में ही ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा फिर से हमें CBT 2 की तैयारी नहीं करनी पड़े और हम टॉप मोस्ट लेवल तक का हम पेपर क्वालिफाई कर जाए। आप ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म भरोगे सबसे पहले अपना मेडिकल चेक जरूर कराना पड़ेगा आपको, और उसका रीजन मैं बताती हूँ कि चेक कराने की जरूरत क्यों है। क्योंकि आप सबसे पहले जब आप जाओगे तो नोटिफिकेशन का ही वो जो पेपर है वो लेके चले जाना, ताकि वहां पे आपको आई साइट आपका जो चेक करेगा, मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुको, वो पेज कहाँ मेरा चला गया जिसमें मैंने आई साइट का निकाला था। इसमें 6 में मैंने फोल्ड किया था क्या, चलो अब आप देखो, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होगा ना, मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स होगा आपका, इस पे ध्यान रखना, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका A2 जो है, आपको ध्यान रखना, जब आप A2 का करवाने जाओगे तो A2 में आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस दोनों अलाउड नहीं। और जानते हो कलर ब्लाइंडनेस अपने आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सोचते हो कलर ही नहीं दिखता, ऐसा कुछ नहीं होता, कलर नहीं दिखता, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कुछ कुछ जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उसके बीच में, इसीलिए अपने आप चेक नहीं कर पाओगे। और जिंदगी भर हम में से कई लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस के साथ जी लेते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कलर ब्लाइंड थे। हाँ, ऐसा होता है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने आई साइट को चेक कराना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ सेंटर फॉर साइट पहले जो हमारे यहाँ पे आता था, जब हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाए थे, तो उससे मैं पूछती हूँ अगर वो आ सके, वरना उसका यही कहना है कि मैम बहुत भीड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, A2 का मतलब है कि नो डिफेक्ट एट ऑल, कोई डिफेक्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और ये जो है आपको स्टेशन मास्टर में मांग रहा है, जो सबसे ज्यादा मतलब डिजायरेबल पोस्ट होगा इस एग्जाम के लिए, और उसमें देखो क्या है, डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, फॉगिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें जो फॉगिंग कर दिया जाता है ना, आंख फिर दिखता नहीं, फॉग जो फॉग दिखता है वैसा डाल के कुछ लिक्विड टेस्ट करते हैं, वो नहीं होगा।
उसके बाद जो नियर विजन होना चाहिए वो पूरा दिया है कंप्लीटली विदाउट ग्लासेस, जो 0.6 का दिया हुआ है। और कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। इसका मतलब A2 इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ देखो, जो ये है ना A2 कैटेगरी, ध्यान रखना आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर का और गुड्स गार्ड का, इसमें आपको A2 विजन मांगा है, जो कि आपका सबसे फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका डिजायरेबल पोस्ट है ग्रेजुएट्स का, उसके लिए A2 विजन मांगा है। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आपका यही मांगा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसमें आपको बिल्कुल अप टू द टॉप मोस्ट लेवल आपका आई साइट होना चाहिए। और जो हमारा सबसे डिजायरेबल पोस्ट है, पहला दो जो प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर गुड गार्ड्स का फॉर ग्रेजुएट्स, ये दोनों इसमें आ जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आओ दैट इज A3। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि जो जनरल फिटनेस है उसमें ये चीज ध्यान रखना कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। मतलब सब में आपका एक चीज तो है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए, बस विजुअल की जो बात की जा रही है इसमें आपको सिर्फ एक स्टेज नीचे खाली कहा है कि जो 2D है उसका आपका पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2D, बस ये कहा है। इसके अलावा देखा जाए तो फिर मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, यानी A3 का जो लेवल है अगेन सेम चीज, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिक विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब इसमें भी अलाउड नहीं है ना। इसमें भी आपका आंख बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ A3 की अगर बात की जाए तो ट्रेन क्लर्क में A3 मांगा है कि A3 तक चलेगा। A2 अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो A3 भी चलेगा ट्रेन क्लर्क में। समझ में आ रहा है? क्लिक करते चले जाना आप लोग पिक, क्योंकि A2 की बात मैंने कही आपको, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वही आपका चला जाएगा अगर आप कलर ब्लाइंडनेस निकल गया तो। और ध्यान रखना जरूर से मेडिकल चेक करा लेना, और ये A3 है। नेक्स्ट आओ नेक्स्ट विजन की बात अगर हम करें B2 के बाद, तो फिजिकली फिट तो और रेस्पेक्ट में होना ही चाहिए। अगर इसमें देखोगे तो जो पावर ऑफ लेंस है नॉट टू एक्सीड 4D, ठीक है। इसमें कहा है नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर विजन, फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन का मतलब क्या? बायनोकुलर विजन। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस का कोई इश्यू नहीं है, इसमें बायनोकुलर विजन का इश्यू है।
ये होना चाहिए आपका सही। जैसे कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस कोई इश्यू नहीं है B2 में। अब आओ, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बताओ। देखो मेडिकल मैं इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ही मेडिकल से इसलिए किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल का इश्यू की जो बात हो रही है। अब आओ B2 देख लो, कमर्शियल अप्रेंटिस B2 है, उसके बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये पोस्ट, दो पोस्ट B2 मांग रहा है। देन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी B2 मांग रहा है, ये भी सेम B2 मांग रहा है। और इतना है आपका B2 में, ठीक है। जो आप ये 3 पोस्ट है इसमें आप अगर कलर ब्लाइंड हो, नाइट ब्लाइंड हो तो चलेगा, लेकिन ये 3 में आपको बाइनोकुलर विजन यानी फील्ड विजन में आपको इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बाकी और कुछ एम्फसाइज नहीं किया है। इसलिए स्टूडेंट्स को बता दूं मैं, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट ये होना ही चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आपका, ये ध्यान रखना। और लास्ट आओ C2 में, इसमें भी फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंट विजन जो होगा 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन है SN 0.6 combined with or without glasses where reading or close work is required। इसका मतलब बाकी जो बाइनोकुलर विजन हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपका जांच नहीं होगा। इसमें आपको काफी रियायत दी गई है आई साइट को लेके। और इसको देखोगे C2 तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ये लागू होगा, ठीक है। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये C2 में, और उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, देन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और उसके बाद जूनियर टाइम कीपर। आपको एक चीज देखो ध्यान से, आपको पोस्ट से ही पता चल रहा है कि आप वहां पे रेलवे में होने के बावजूद भी आप क्लर्क एंड टाइपिस्ट एंड अकाउंट्स ही संभाल रहे हो। इसका मतलब है कि आप रेलवे में जॉब करने के बावजूद भी आपका ज्यादा काम इन सब का है, टाइम कीपर का है। इसीलिए इसमें आई साइट का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है और बहुत ज्यादा रियायत दिया गया है। सो रिमेंबर, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आपका है, इफ यू हैव दैट देन ओनली गो फॉर दोस पोस्ट, क्योंकि रेलवे में फिजिकल स्टैंडर्ड की चेकिंग बहुत अच्छे से की जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं हम लेजर करवा ले, लेजर करवा के कई लोग पकड़े जाते हैं, कई लोग नहीं पकड़े जाते हैं, इतनी सफाई से उस समय तक क्लियर हो जाता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। कलर ब्लाइंडनेस तो ठीक होने वाली बीमारी ही नहीं है, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। फाइन, बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो? कोई डाउट था क्या?
आवाज आई थी? मिटा दूं मैं? क्लिक कर लिया आप लोगों ने? आ रही हूं, टाइपिस्ट की बात करने आ रही हूं, रुको। बोलो, समझ में आ गया? अब आओ सुनो, पहला सीबीटी 1 है, समझ में आ गया? सीबीटी 2 में लेवल अलग अलग है। अब अगर लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल में कौन सा, आप कौन से लेवल का एग्जाम है ये ध्यान से देखना। अब आओ देखो जरा, टाइपिस्ट वाले जो पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो लेवल होगा ये 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंट्स में आ जाओ, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आप इसमें आओगे तो इसमें भी आप लेवल 2 का ही एग्जाम, सीबीटी 2 में लेवल 2 का एग्जाम दोगे। अब थर्ड में आइए, जूनियर टाइम कीपर की बात करें तो अगेन लेवल आपका 2 ही रहेगा। देन कमर्शियल कम, सॉरी, ट्रेन क्लर्क, अभी एक छूट गया था, ये भी लिख लो, ट्रेन क्लर्क, इसमें भी 2 है। यानी कि ये जो 4 पोस्ट की बात मैं कर रही हूं उसमें आप सीबीटी 2 में लेवल 2 का टेस्ट दोगे, यानी कि जो सबसे आसान वाला लेवल होगा वो रहेगा। उसके बाद आइए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, इसमें लेवल 3 का टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें आपका लेवल 3 का होगा। देन आओ ट्रैफिक असिस्टेंट में, इसमें लेवल 4 का, समझ जाओ उतना ही टाइम, स्पीड भी देखना है आपको, 20 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, और ये ध्यान रखना लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो बढ़ते जाएंगे। देन गुड्स गार्ड, ये 5 है लेवल का। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी 5 है। इन फैक्ट देखा जाए तो आप लेवल से भी तो चुन सकते हो कि हम कौन से लेवल का एग्जाम देना पसंद करेंगे। ग्रेजुएट्स हो तो आप लेवल से ही चुन लोगे अपने प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखो ये भी लेवल 5 है। देन जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी लेवल 5 है। और 12th देखो कमर्शियल अप्रेंटिस, ये 6 है। और स्टेशन मास्टर 6 है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लेवल अगर बढ़ा रहा है इसका मतलब है कि उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है।
देखो ध्यान से, जो ये लेवल 2 वाले हैं ना, लेवल 2 एंड लेवल 3 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक को, ये 1 से लेकर 5 तक का, इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास होना चाहिए। और अगर आप 4 से लेकर 6 तक के जो लेवल की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएट्स होना चाहिए। समझे? यानी लेवल ही देख लो, समझ में आ रहा है कि हमको क्या भरना है। अगर आप ग्रेजुएट्स हो तो शुरुआत ही इधर से करोगे, है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं जहां पे टाइपिस्ट की बात है तो टाइपिंग सीखना पड़ेगा। कितना आसान है देखो, इंग्लिश में जो टाइपिंग की बात हो रही है, टाइपिंग की बात अगर करें हम तो 30 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में एंड 25 वर्ड्स पर मिनट है हिंदी में। कौन सा बहुत बड़ी चीज है? सॉरी 1 से 3। ओके, आई एम सॉरी, मैंने, अच्छा नहीं बेटा, एक सेकेंड, ओके मैं समझ गई थी, गलती ये हुआ है ना, 1 से 3 तक मतलब जो पोस्ट मैंने 1 से 5 तक का है ना, और उसके बाद 6 से लेके 13 तक का। हाँ, एक जगह मैंने ये नंबरिंग लिख दिया, एक में गलती से लिखा। आप देखो ध्यान से, 1 से लेकर 5 तक के पोस्ट में जो 1 से 3 लेवल तक के है पोस्ट, वो आपके 12th है, और 6 से 13 तक के जो लेवल वाले पोस्ट है, मतलब 6 से 13 तक जो दिया है मैंने, यानी 4 to 6 लेवल वाले, वो ग्रेजुएट्स के लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया यहां तक? बोलो कोई बात यहां तक? अब तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप में से कितने लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर चुके हो? कितने लोग हैं जो एसएससी की तैयारी पहले से किए हो? नहीं किए हो? ओके, बाकी सेंटर्स में कितने लोग हैं जो एसएससी की तैयारी पहले से कर चुके हैं? हाथ ऊपर करिए। ओके, अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर्स है एसएससी के ही, लेकिन जो हम आरआरबी का टेस्ट पेपर्स बनाएंगे, आप कोशिश करोगे उन टेस्ट पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। लेकिन जितने चैप्टर्स है एसएससी के, वही सारा तो इसमें भी है, इसलिए रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है एक्सेप्शनल। हाँ, जितना मैंने पोर्शन शुरू में लिखाया कि एक्सेप्शनल है, उतने में हर टेस्ट पेपर में हम एक दो क्वेश्चन उसके देते रहेंगे, ताकि आपके ज्यादा प्रैक्टिस हो उन पोर्शन को जो आप जानते ही नहीं हो कि क्या होता है। पहला चीज। दूसरी बात है मैथ्स में, तो ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और जो ग्राफ है उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, और वो भी आपको अलग से क्लास में, जो हम लोग क्लास में आरआरबी के बैच चलाएंगे, उसमें वो पोर्शन अलग से कराएंगे। और जनरल स्टडीज में दुनिया में तो जितनी भी चीजें अंडर द स्काई सब जनरल स्टडीज में आता है, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस अलग अलग टीचर्स आके आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करा देंगे। आरआरबी का बैच अलग क्यों चल रहा है, अब उसका भी आप ध्यान से देखो। रीजन क्या है कि आरआरबी में हमने कहा आपको रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज आता है। तो एक तो सबसे अच्छा पोस्ट उसमें स्टेशन मास्टर का है, जिसके लिए आपको आईसाइट की एलिजिबिलिटी वगैरह देख ही चुके हो, ठीक है। उसके प्रेफरेंस अभी मैं आपको लिखवा दूंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन आप देखोगे जो शुरुआत के जो पोस्ट है ना, उसमें आपके आईसाइट ऐसा मांग रहा है कि अगर बाय चांस उसमें आपको प्रॉब्लम है, स्किप कर रहे हो, तो आपको लोअर पोस्ट से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो ग्रेजुएट होने के बाद आपको जो फीलिंग आती है कि हम एक स्टेशन मास्टर बने, तो वो तो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। यानी कि वो फुलफिल आप तभी कर सकते हो जब एसएससी में आपका इंस्पेक्टर लेवल वगैरह कंप्लीट होगा तो। लेकिन इंग्लिश अगर कमजोर है तो आप इसी बेसिस पे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 5000 वैकेंसी आने वाला है, अनाउंस ऑलमोस्ट हो चुका था,
5,000 वैकेंसी सैंक्शन हो चुका था। बस उसी बीच जो अटैक हुआ पुलवामा अटैक में, और पूरा होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो पूरा उसी में बिजी हो गया, और फिर आचार संहिता अब तो लागू हो गया, अब अनाउंस नहीं कर सकते। इसी कारण क्यों नहीं तो दिल्ली पुलिस ने 2 बार रिमाइंडर भेजा है कि हमें सख्त जरूरत है एडिशनल स्टाफ की, एंड वी हैव नो सफिशिएंट स्टाफ एवरीवेयर। इसीलिए उन लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, ध्यान देने के लिए। हमारा तो ध्यान हमेशा वैकेंसी में ही रहता है ना। हम लोग तो एक सूत्री कार्यक्रम में चलते हैं, तो हम लोग की तरह उनके पास टाइम नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो अपना हाथ झाड़ के भी निकल गया कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। तब अभी जो पता चल रहा है ये है कि जैसे नई सरकार आएगी वैसे सबसे पहले दबाव डाल के इसी का वैकेंसी निकाला जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली रिमेंबर एट द एंड ऑफ मई और इन जून आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है, जो एग्जैक्टली यही सिलेबस। हाँ, उसमें वो जो 4-5 चैप्टर्स मैंने अलग से लिखवाए हैं ना, वो 4-5 चैप्टर उसमें लागू नहीं होता। ठीक है, वो 4-5 चैप्टर छोड़ के ये सारे लागू होंगे। क्लियर? और बताइए, अभी आ रही हूँ, जोन पे आ रही हूँ और प्रेफरेंस पे आ रही हूँ, है ना। जोन और प्रेफरेंस पे आ जाती हूँ। और कुछ? बोलो। हाँ बोलो। जीएस में कभी भी याद रखना, जनरल अवेयरनेस ही बोलता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस का मतलब खाली करंट अफेयर्स नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, केडी कैंपस में एक बहुत बड़ा पंगा इसलिए भी हुआ था बीच में, क्योंकि हमने आके जनरल स्टडीज के पेपर को पूरा डिस्कस कर दिया था, और कुछ जनरल स्टडीज के जो टीचर्स थे उनको लगा कि शायद हम उनका इंपॉर्टेंस कम करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने इवैल्यूएट किया था पेपर, ये कहा था कि एक क्वेश्चन एसएससी में बाउंड्री से आ ही रहा है ना, खासकर बंद कर उसको भी, कंट्रोवर्शियल बाउंड्री से। अरे अब जवाब तो देने दो मुझे। जो कंट्रोवर्शियल बाउंड्री है उससे आ ही रहा है। एक क्वेश्चन जो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं उससे आता ही आता है। 2 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक तो होगा आपसे, एक का पता नहीं रहेगा कहां से क्या पूछ लेगा। ठीक है, हिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन आराम से होंगे, पॉलिटी के दोनों क्वेश्चंस भी आराम से होंगे। ज्योग्राफी में कुछ बहुत ही अनइंपॉर्टेंट नदी वगैरह से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो बच्चे क्या टीचर भी नहीं जान पाते। ठीक है, तो अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि आर्ट एंड कल्चर से पूछा है क्वेश्चन, जनरली एक डांस से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि कहाँ का नृत्य है। तो आपको पेपर इवैल्यूएट करके मैं फेसबुक में डालती रहूंगी, और ये रेलवे के पेपर्स प्रीवियस ईयर इवैल्यूएट करके डालती रहूंगी। तो ध्यान रखना कि मैंने जो एसएससी का इवैल्यूएट किया था, करंट क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के, मैक्सिमम पहुंचा है तो 5 मार्क्स। इतने करंट के क्वेश्चंस होते ही होते हैं 25 में। 25 में 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट के होते हैं एसएससी में, तो इसमें भी होंगे ही। इसलिए जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट नहीं होगा यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो कंप्लीट जनरल स्टडीज है। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बताइए, अभी उसमें आ रही। अब आओ जोन में। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है बताओ? इलाहाबाद में। और आपको पता है इलाहाबाद, जरा इलाहाबाद बड़ा करिए, अब आप इलाहाबाद को बड़ा करो तो। कहाँ इलाहाबाद वाले? हाँ, इलाहाबाद वालों का मैं बता दूं, इन लोग की इंग्लिश बहुत खराब होती है। ठीक है, और इन लोग का बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इलाहाबाद जोन सेलेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज द वैकेंसीज आर मोर देयर, तो आपको एक प्रॉब्लम होगा कि वहां से मैक्सिमम स्टूडेंट भी वहीं से अपीयर कर रहे हैं, और पूरा यूपी वहां से अपीयर करेगा, और पूरे यूपी के सारे लड़कों को ले लो तो सबका इंग्लिश खराब होता है।
अब बाकी सब में वो तोप होते हैं, बाकी सब में वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या हुआ इलाहाबाद में, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या इलाहाबाद में? ठीक है, तो इलाहाबाद का जो जोन की बात कर रहे हो, सबसे पहले आप एक चीज जान लो, आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला इसमें, इसीलिए उसी जोन को सेलेक्ट करो जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आप ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो कि वहां से नजदीक है घर जहां से हम जा सकते हैं। वरना श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की अगर बात करोगे तो जम्मू एंड कश्मीर चुन लो, ठीक है। हाँ, तो वही है, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले एक चीज तो जरूर हो जाएगा। तो अगर आप जोन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, बैंगलोर, ठीक है, अजमेर तक, रांची तक अच्छा है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, अब जैसे आप अगर चंडीगढ़ की बात करोगे, चंडीगढ़ बहुत प्लान सिटी है और चंडीगढ़ में जनरली बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और ऐसे लोग भी है ज्यादा, आपका पॉपुलेशन वहां पे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, तो वो भी एक जोन अच्छा है। इलाहाबाद में सब गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। मुंबई जोन देखो तो आप जाके जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हो मुंबई में आपकी संख्या ज्यादा है, वरना जो मुंबई वासी है अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स में है तो वो बेसिकली आप देखोगे ज्यादा वहां पे वो जो कम छोटी जो नौकरियां हैं उसमें ज्यादा है, और अब जो वहां की लोकल वैकेंसीज में उनको मिल गया है रिजर्वेशन तो अब उसमें ज्यादा दिखेंगे। लेकिन उनको मैं कह सकती हूँ कि जैसे मुंबई के लोग इस लेवल के कंपटीशन में भाग नहीं लेते जिस तरह से हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार के लोग जितना ज्यादा ध्यान देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में उतना ध्यान कोलकाता भी नहीं देता, ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं देता और गुजरात तो बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। तो आप बाकी स्टेट्स में जो आप भरोगे ना उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में वहां के लोग जनरल लोग नहीं भर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑल्सो। ये सब वैकेंसी का तो हम लोग बिल्कुल गिद्ध की तरह इंतजार करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग को पता चल जाता है, वरना ऐसे वैकेंसीज ढेरों आते हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आते हैं और रद्दी के भाव बिक जाते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं। तो ध्यान देना कि यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा ये 4 जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो लड़कों की शादी भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्रेज है, यहाँ पे आपका कंपटीशन टफ है। एंड रिमेंबर ऐसा जोन मत चुन लेना लालच में जहां पे जाके आपको दिन रात बिल्कुल रोना ही आता रहेगा, जैसे हमारे कुछ बच्चे अभी तमिलनाडु में, चेन्नई में रो रहे बैठ के, क्योंकि उन लोगों को खाना ही समझ में नहीं आता है क्या खाए। गुजरात में कई बच्चे रो रहे कहते हैं कि सब कुछ में मीठा डाल देते हैं ये लोग, तो आपका टेस्ट, आपके टेस्ट बड्स वहां से मैच नहीं करेगा ना, ठीक है ना। अब जैसे मुंबई में बड़ा पाव का बड़ा क्रेज है, मैंने खाया, मैंने कहा ये कैसा रूखा रूखा सा लग रहा है, तो हमें कुछ और टेस्ट है, उनका कुछ और टेस्ट है, उनको बहुत अच्छा लगता है। चेन्नई में उनका जो टेस्ट है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने साउथ इंडियन को मसाला मार के पूरा पंजाबी तड़का कर दिया है। ऐसा आपको थोड़ी मिलेगा सांभर वहां जाओगे तो चेन्नई। तो सब जगह का अलग अलग टेस्ट है, ट्राई टू फाइंड आउट दैट जोन विच सूट्स यू, क्योंकि आगे चल के नौकरी विल बी जस्ट अ वे टू अर्न योर लाइवलीहुड, आपकी जिंदगी कुछ होगी, इसलिए जोन वैकेंसी वाइज अगर रखोगे तो ध्यान रखना कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के सारे जोन में दुनिया भर के स्टूडेंट्स देंगे, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपटीशन टफ नहीं होगा। और खासकर जब इंग्लिश नहीं है तब तो बिहार और यूपी वाले तो एकदम ताबड़तोड़ रिजल्ट देंगे, तुम देख लेना, एक ही जगह तो मार खाते हैं बेचारे, ठीक है। ये आपका जोन का मैं आपको कह रही हूं ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए जोन को बहुत ध्यान से चुनना।
हाँ बोलो बोलो। एनटीपीसी का बैच हर सेंटर में अलग अलग डेट पे आ रहा है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में कल 2:15 से शुरू हुआ है। बहुत अच्छा बैच बना है और बहुत स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड है, इसीलिए आप हाँ बिहार शरीफ में आप लोगों को यहाँ से लाइव क्लास का इंतजाम करवा रहे हैं। एनटीपीसी का लाइव क्लास का पूरा कंप्लीट आपको नया बैच का इंतजाम करवाएंगे। और बताओ, मैं जान रही बेटा, आप एनटीपीसी का बैच जो नया आ रहा है उसको लाइव करिए बिहार शरीफ भी, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल करवा रहे बेटा। अब आओ प्रेफरेंस में, मुझे तो पसंद है स्टेशन मास्टर, ठीक है? मतलब लड़का पसंद नहीं यार, पोस्ट की बात कर रही हूँ। तुम लोग का दिमाग है ना बिल्कुल करप्ट है। अब सुनो, कितने खुश हो जाते हैं तुम लोग डबल मीनिंग बात सोच के। लेकिन कुछ लोग फर्स्ट प्रेफरेंस कमर्शियल अप्रेंटिस भी डाल रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं तो एक ही चीज कर रही हूं कि आप जो लेवल ऑफ एग्जाम है ना उसके अकॉर्डिंग आपने पोस्ट भर लो, ठीक है? थर्ड में गुड्स गार्ड, उसके बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है? राहुल देख लो एक बार, कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लो। हाँ? अच्छा वो तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा बात नहीं करो, असिस्टेंट असिस्टेंट हेलो हेलो।
ये रहा हमारा प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस भी बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस भरा है हमने। ध्यान रखना, जो लेवल आपका है 6 वाला, उसका जो पे है वो 35,400 के रेंज का है। जो गुड गार्ड्स की बात कर रहे हैं, गुड गार्ड्स का देखो, आप सैलरी की बात देखोगे तो गुड गार्ड्स को हम तीसरे में डाले हैं ना, बिल्कुल इसलिए डाला है क्योंकि देखो उसकी सैलरी भी 29,200 वाला है। ठीक है, 29,200 वाले जो है 29,200 वाले, उसमें गुड गार्ड्स है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क है, एंड सीनियर टाइम कीपर है ना। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट का जो सैलरी है वो है 25,500। फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है 21,700 वाला है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,000 वाले हैं, और उसके बाद सारे 19,000 वाले हैं। तो ध्यान रखो कि आप रेफरेंस चुनने में अराउंड 71 पेजेस का वो निकाला गया है ना, नोटिफिकेशन। उसमें लेवल के साथ साथ सैलरी का भी स्ट्रक्चर दिया गया है। तो उस सैलरी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी यही फिट हो रहा है, क्योंकि गुड्स गार्ड अच्छा पोस्ट है, लेकिन थर्ड में क्यों डाला? क्योंकि सैलरी के अनुसार देखा जाए तो ये दोनों टॉप मोस्ट पे आना चाहिए। ठीक है, हाँ। गुड गार्ड्स का अगर आप पे स्केल देखोगे तो कम है ना, ठीक है। और अगर आप मुझे अगर जानते हो, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जो काम कर रहे हैं ना रेलवे में, वो भी बता सकता है कि किस में ज्यादा काम है, किस में हराम का खा सकते हैं। अब सरकारी नौकरी तो आप लोग सरकारी दामाद बनने के लिए जाते हो, है ना। सरकारी नौकरी का मतलब है कि काम कम और पैसा ज्यादा। तो वो तो अंदर जो काम करने वाले वही बता सकते हैं कि किस में ज्यादा आराम है और किस में ज्यादा काम है। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि मैम मुझे दिल्ली में ही रहना है, एसएससी में पूछते हैं मुझे दिल्ली में ही रहना है, तो उनको कहती है मैं असिस्टेंट का पोस्ट देख लो। कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे दिल्ली में रहना है लेकिन मुझे फिर कोचिंग भी करनी है। तो अगर वो अच्छा उनका स्कोर आ जाए एसएससी में, ठीक है, और वो अगर एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह बन जाए तो उन लोग का फील्ड जॉब होता है, तो उन लोग काम के नाम से निकल के यहाँ आके मुखर्जी नगर में कोचिंग करते फिरते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ना। अब अगर असिस्टेंट का पोस्ट करोगे तो 9 to 5 तक का जॉब रहेगा ही रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो 5 बजे के बाद कोचिंग कर सकते हो, सैटरडे संडे आराम से पढ़ सकते हो, एयर कंडीशन ऑफिस में, ज्यादा कोई भागम भाग नहीं, कोई टेंशन नहीं ज्यादा। ठीक है, फिर पहले शुरुआत में क्या था ना कि लोग एग्जामिनर का पोस्ट बहुत लाइक करने लगे थे, तो एग्जामिनर वाले तो फिर सीधा कोस्टल रीजन में फेंका जाते हैं। उसके बाद फिर वो इनकम टैक्स पसंद करने लगे क्योंकि इनकम टैक्स में पावर भी है, पोस्ट भी है। अच्छा ठीक है, अब बाकी चीजें मैं नहीं जानती, नहीं मैं तो वो सब नहीं बोलती भाई, मैं कहती हूँ ईमानदारी का खाओ। ठीक है, तो उसके बाद वो लोग इनकम टैक्स पसंद किए क्योंकि एग्जामिनर सीधा कोस्टल रीजन में फेंकता था। ठीक है, तो आप जब अगर आपके घर में कोई रेलवे से है तो उनसे भी बात करो आप कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। हम जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता रहे हैं वो सम्मान के अनुसार और सैलरी के अनुसार, पे स्केल के अनुसार, क्योंकि जानते हो पे स्केल बताता है कि आप किस स्टेटस में बैठोगे सोसाइटी में। वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सबसे पहले पूछेगा कोई कि आपका पे स्केल क्या है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसीलिए मैं आपको पे स्केल के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बता रही हूं। और पूछो, कट ऑफ एक तो सबसे पहले अभी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 मार्क्स वाले पेपर में 103 और 105 आया हुआ है। ठीक है ना, वो आप लोग बिल्कुल ट्वीट जो कर रहे हो जिस हिसाब से उसे करते रहो, क्योंकि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। उसका जो मार्क्स निकाला है ना वो गलत निकाल दिया। हाँ
बेटा बात क्या है ना, अगर आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स भी है CBT 1 का, और अगर आप 12th हो, तब तो आप बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हो नहीं, तो अपने लेवल वालों से compete करोगे। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सबके लिए एलिजिबल हो गए, है ना, अच्छे मार्क्स आए तो सबके लिए एलिजिबल हो गए, तो आप उसके बाद उस लेवल में जाओगे। तो अभी CBT देखो, ये जो सिस्टम निकला है पहली बार ऐसा निकला है, तो अभी हम लोग को उसको स्टडी करना पड़ेगा कि आगे जाके क्या करना है। ठीक है, जो कट ऑफ है वो ध्यान रखना कि फर्स्ट जो है वो 20 टाइम्स वो लेगा, उससे कहीं ऐसा नहीं कहा है कि हम कट ऑफ भी अलग अलग निकालेंगे, वो नहीं कहा है, वो 20 टाइम्स लेगा, और उसके बाद आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लेवल 6, 5, 4, 3, 2 सब दोगे, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जाएगा। ठीक है, और कुछ अप्रेंटिस इज लाइक हेल्पर, उसको आप कॉमर्स में, यानी कि उसका जो ये होता है कमर्शियल जितने भी काम होते हैं ना, उसमें वो हेल्प करता है, बस हेल्पर के रूप में होता है। टाइम, हाँ, टाइम जो कीप करते हैं वो टाइम कीपर होते हैं। मैंने आपको एक ही चीज कहा है, आप सबसे पहले जो भी रेलवे में अगर कोई है जान पहचान का, गो एंड सी विच टाइप ऑफ पोस्ट इज बेटर फॉर यू, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी पोस्ट सर्च करते हैं कि भाई हमें सिर्फ एक सरकारी नौकरी मिल जाए, काम कम रहे, क्योंकि आगे मुझे UPSC की तैयारी करनी है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओनली द पर्सन हु वर्क्स देयर कैन गिव यू द कंप्लीट व्यू। और दूसरी बात है कि जितने भी तरह के यहाँ पर पोस्ट दिए हैं, इन सब से रिलेटेड मैं 2 to 3 लाइन्स आपको पोस्ट कर दूंगी विद इन अ फ्यू डेज ऑन फेसबुक। वर्किंग प्रोफाइल जो होता है, अदरवाइज वर्किंग प्रोफाइल इनके नाम से ही पता चल रहा है क्या प्रोफाइल है। जितने टाइपिस्ट जहां लिखे हैं सब में टाइपिंग टेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज और छोटी सी चीज बताना मैं भूल गई आपको, एक सेकेंड बेटा। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट भी होगा। ठीक है, बाकी में तो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिस्ट वाले में तो टाइपिंग टेस्ट है, बाकी गुड गार्ड्स में कुछ भी नहीं है, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क में CBT 2 के बाद कुछ नहीं है, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क में भी कुछ नहीं है, कमर्शियल अप्रेंटिस में भी कुछ नहीं है, बाकी में टाइपिंग टेस्ट है। और ध्यान रखना, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट भी होता है, और उसका अलग चलता है, क्योंकि साइको टेस्ट RRB में होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका। ठीक है, हाँ, – 31 मार्च के पहले फाइनल होना चाहिए। उसका है ना 10 + 3 years कुछ है, डिप्लोमा है उसका, इक्विवेलेंट टू 12th होना चाहिए आपका जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू 12th होना चाहिए। और कुछ, चलो मुझे बस यही डिटेल बतानी थी। और न्यू बैच कब हो रहा है इसका? एक तो 2 से 5 का बहुत अच्छा बैच बना है, अगर आज चाहो तो आप लोग जाके क्लास कर सकते हो मुखर्जी नगर में। 2:15 से नया बैच है, खाना पीना खा के आज चाहो आप लोग डेमो लेके जा सकते हो। और कुछ, सॉरी एकदम चुप रहो, हाँ सॉरी, प्रमोशन का नहीं बता सकते बेटा, प्रमोशन आजकल कुछ पता नहीं चलता है, सालों साल से एक डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। अभी आप, इसलिए तो मैं कह रही हूँ सबसे पहले आप ट्राई करोगे सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट का। प्रमोशन का हमको रेलवे के 2-3 लोगों से बात भी किया, प्रमोशन ऐसे पे कुछ नहीं पता चलता है। हेलो, उनका कहना है कि बस इस हिसाब से आप भरो, बेस्ट है। सॉरी, फीस कितनी है इसकी? 9 and 10, वन टाइम पेमेंट 9,000 है। इसमें इंग्लिश नहीं है ना, इसीलिए आपका 16,000 नहीं है, वन टाइम पेमेंट 9,000 है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सारा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगा। ग्रेजुएशन का पूछा, क्वेश्चन पूछना पूछो। ग्रेजुएशन वाले 31 मार्च तक होना चाहिए कंप्लीट। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सुनो, जो EWS का सर्टिफिकेट है वो अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, मैंने फिर फेसबुक में डाल दिया है, मैं जान रही हूं, फिर इसको ये करो,
अभी मैंने, मुझे लगता है 3 दिन पहले तो मैंने डाला है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट था वो अभी होल्ड पे डाल दिया है। जिसमें नहीं, टिकट कलेक्टर का कौन सा भी पोस्ट तो नहीं आया अभी, लेकिन जब आता है तो होता है, उसमें भी होता है। एमपी जोन से डालोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। हाँ, तब आप 12th लेवल का भरोगे, 12th लेवल का। कैसी तैयारी करो, कोई सिलेक्ट बुक करे या मतलब नोट्स ही पढ़ते रहे? आप सिर्फ क्लास में कोचिंग करो, जो हम टेस्ट सीरीज बना के देंगे वो टेस्ट सीरीज करते रहो, और आरआरबी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो बस। 75 दिन में मतलब हो जाएगा? हो जाता है बेटा। अब देखो बात क्या है, आप लोग कुछ कुछ तो तैयारी करते रहते हो बीच बीच में, लेकिन हमारा जो बैच रहेगा वो एकदम आरआरबी ओरिएंटेड रहेगा। हाँ बोलो बोलो। आई साइट के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन तो कर दिया बेटा, आई साइट का तो पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया मैंने। चेक कहाँ, यहाँ पे। आप देखो बात क्या है ना, अभी हमको सेंटर फॉर साइट से पूछना पड़ेगा, और सेंटर फॉर साइट अगर आएगा भी तो सिर्फ मुखर्जी नगर आएगा, वो हर सेंटर जाके चेक नहीं करेगा, वो मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेगी? पिछले एग्जाम में करंट अफेयर्स सिर्फ पिछले 6 महीने का पढ़ोगे। पहले एग्जाम हुए पिछले जो रेलवे के, उसमें 2017 वाला करंट। नहीं, तो अभी जो पढ़ोगे ना, तो बेसिकली क्या है ना, जानते हो करंट में तो कुछ सोच ही नहीं सकते हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा करंट पे ध्यान नहीं दो। जो आप लोग को करंट, जैसे हर संडे को करंट का क्लास चलाएंगे भी, बस उसी को कर लेना। साइको होगा जो डीप लेवल का होगा, नॉर्मल लेवल का? साइको तो बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल का होता है, रेलवे का साइको जो होता है उसमें बहुत टफ लेवल का होता है। ये जो मेडिकल